PDITI के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो निमी क्वेश्चन मॉड्यूल 2 की बेसिक फिटिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसका पार्ट 1। और इसमें आप पार्ट 1 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम कराएंगे बेसिक फिटिंग। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो ट्राई स्क्वायर होता क्या है, ये गुनिया होता है। ऑप्शन दे रखे होंगे तुम्हें 4, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। आपको पता होना चाहिए ट्राई स्क्वायर होता क्या है। तो ये ट्राई स्क्वायर ये गुनिया होता है, ये जिसके एक ब्लेड होता है, एक भाग स्टॉक होता है, ठीक है। तो ये 90 एंगल पर का कोण होता है इनके बीच में। तो ये ट्राई स्क्वायर समतलता की जांच करता है और 90 एंगल के समकोण को भी जांच करता है। तो इसका आप ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको जो एक चॉइस करके बताना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, 90 समकोण की जांच करना। जब हमें 90 का कोई कोण जांच करना है तो ट्राई स्क्वायर का यूज करेंगे, समकोण की जांच करना। ये आंसर है इसका। तो ट्राई स्क्वायर का समकोण के लिए भी प्रयोग करते हैं और समतलता की जांच करने के लिए सरफेस की, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो मार्किंग मीडिया होता क्या है कि जब हम किसी जॉब पर मार्किंग करते हैं तो उस पर स्पष्ट रूप से जो लाइनें दिखेंगी, दिखने के लिए एक मीडिया का माध्यम का प्रयोग करते हैं जिससे हमें मार्किंग लाइनें स्पष्ट रूप से दिखाई दें, जिससे हम उन पर हेक्साइंग, फाइलिंग और भी जितने भी ड्रिलिंग और जितने भी ऑपरेशन है वो आसानी से कर सकें, ठीक है। तो मार्किंग मीडिया होता क्या है कि एक पतली लेयर चढ़ा दी जाती है जिससे हम मार्किंग वगैरह करते हैं, जिससे हमें मार्किंग की जो लाइनें होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो सबसे जहरीला जो मार्किंग मीडिया होता है, ये याद कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है निम्न में, ठीक है। जब CBT एग्जाम आप दोगे तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे जहरीला होता है कॉपर सल्फेट। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो सबसे जहरीला होता है मार्किंग मीडिया, ठीक है। तो इसे बड़ी सेफ्टी से लगाना पड़ता है, हाथों में दस्ताने वगैरह पहन के, मुंह पे भी लगा के मास्क वगैरह। और जहरीला होता है, कम यूज होता है इसका, ठीक है। कौन सी मार्किंग मीडिया जहरीला है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आंसर कॉपर सल्फेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज, तो ये समतलता सरफेस गेज क्या है, सरफेस की समतलता चेक करने के लिए होता है। एक स्क्राइबर लगा होता है। स्क्राइबर क्या होता है, एक नुकीली रॉड होती है, जैसे हम पेंसिल का यूज करते हैं, ऐसे ही एक स्क्राइबर का एक हिस्सा बहुत नुकीला होता है जिसे तीक्ष्ण लाइनें खींची जाती हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल गेज हमारा इस तरीका से होता है, ठीक है। ये किसी भी एंगल में सेट इसे किया जा सकता है। तो यहाँ स्नैक लगा होता है जो हमारे स्क्राइबर को पकड़ता है, ठीक है। ये स्क्राइबर को हमारे को पकड़ता है। तो ये पूछ रहा है इसका नाम कि स्क्राइबर को कौन पकड़ता है। तो ये स्नैक होता है। इसका क्या उत्तर है, इसका स्नैक, इसे स्नैक बोलते हैं। ये आप पढ़ लेना किताब में से, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीका के क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो आंसर में क्या होगा इसका, स्नैक। याद रखना है तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ स्टॉक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है। तो इसकी एक ही वजह होगी
जब हम एक्स्ट्रा ब्लेड को जब चलाएंगे क्या मतलब, तो उसके बाद में वो चलने के बाद में ढीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। तो तो एक्स्ट्रा ब्लेड ढीला हो जाएगा, चलाने के बाद खिंचे आता है, वो चलाने पर क्या करता है, वो खिंचता है, और खिंचेगा तभी ढीला होगा, ठीक है। और सिकुड़ेगा तो टाइट होगा, और जब ढीला होगा तो क्या होगा, वो बढ़ेगा थोड़ा। तो इसका उत्तर क्या होगा, ब्लेड खिंच जाएगा, ब्लेड खिंच जाना। जब ब्लेड हमारा खिंच जाएगा तो वो ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो मैं एक बार नोट कर लो और आगे चलते हैं, ठीक है। साथ ही साथ नोट करते जाना है इनको, और ये याद हो जाएंगे आपको। इस तरीका के क्वेश्चन पूछता है सीबीटी एग्जाम में। निमी जो हर बार यही क्वेश्चन आते हैं, जो निमी ने दे रखे हैं, वो निमी से क्वेश्चन पूछेगा, बस याद होने चाहिए आपको, जिससे अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वें नंबर का, कॉर्नर, कॉर्नर और जॉन। जॉन्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं। तो छेनी वाले चैप्टर में आप जब पढ़ोगे तो हमारी एक 4 ऑप्शन देगा। डायमंड जो कट छेनी होती है, उसका जो पॉइंट होता है वो चौकोर, इस तरीका से नुकीला चौकोर होता है। डायमंड कट जो छेनी होती है, उसका जो पॉइंट होता है वो नुकीला चौकोर में होता है। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, जो कोने होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स होते हैं, तो उनको चौकोर खाने के लिए तो डायमंड छेनी का प्रयोग किया जाता है, उनसे मटेरियल हटाने के लिए, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, डायमंड डायमंड पॉइंट छेनी, ठीक है। तो जो कोनों से जो मटेरियल धातु निकालेंगे, ठीक है, तो कॉर्नर से और जॉइंटों से, तो वहाँ चौकोर खाने की किस छेनी का उपयोग किया जाएगा, डायमंड पॉइंट चिजल का, ठीक है। तो ये याद कर लेना, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर खाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है, डायमंड पॉइंट छेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करते आना साथ ही साथ।
देखो क्वेश्चन कह रहा है धातु की उस गुण का नाम बताइए जिससे वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो ये धातु की हमारे कई भौतिक प्रॉपर्टियां होती हैं, ठीक है, जिन भौतिक प्रॉपर्टियों की वजह से ही हम उनको प्रयोग में लेते हैं। तो तार के रूप में बिना टूटे खींचा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डक्टिलिटी, मजबूती। ठीक है, मजबूती का जब गुण होगा तभी वो तार खींचने टूटने का विरोध करेगा। ठीक है, अगर तार के और इसकी क्वालिटी होती है मेलेबिलिटी का मतलब होती है कि मतलब उसको पीटने की सहन, जैसे धातु को पीटा जाए उसके सहन करने वाला जो गुण होता है पीटने वाला, वो मेलेबिलिटी होता है। और टेनेसिटी होता है कि वो एक तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सोने में एक टेनेसिटी का गुण ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये धातु की फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो ये याद कर लेना किताब से कि कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए है। ठीक है, तो जब बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, टूटेगा नहीं तो इसका विरोध कौन करे, डक्टिविटी, उसकी मजबूती जो है धातु की वो काम करेगी इसमें। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, डक्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेलर गेज का उपयोग क्या है। तो फेलर गेज एक पतली पतली पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिन पर उनकी डायमेंशन लिखी जाती है, कौन सी पतली कितनी मोटी है। तो ये जो फिलर गेज का उपयोग करते हैं हम, दो भागों में जो गैप होता है, दो भागों के बीच में जो गैप होगा वो फिलर गेज की पत्तियां उसमें डाल के चेक किया जाता है कि कितना गैप है। ठीक है, तो जिससे हमें पता लगाया जाता है कि दो भागों में कितना गैप है फिलर गेज के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 पढ़ लेने आपको, पर तुम्हें जब पता होगा कि फिलर गेज का उपयोग कहाँ आता है, दो मिलने वाले भागों के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, तो उसमें जो फिलर गेज होता है उसकी पत्तियां उन पर लिखा रहता है 0.03 mm, 0.05 mm, 0.0, जो उसकी हर पत्ती पर उसकी डायमेंशन लिखी रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये याद रखना, फिलर गेज का जो उपयोग होता है वो दो भागों में जो गैप होगा उसे मापने के लिए फिलर गेज का यूज होता है। तो मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिलर गेज का उपयोग आपको पता पड़ गया क्या होता है, दो मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए। ठीक है, कितना गैप है उनमें पतली पतली पत्तियां होती हैं, उनमें फंसा के चेक किया जाता है कि कितना गैप है कितना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करो।
जो फिगर वाले क्वेश्चन है मॉड्यूल 2 के बेसिक फिटिंग के, उसकी एक स्पेशल वीडियो बना दी है इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन, क्वेश्चन पढ़ो एक दो बार फिर समझ के तब पेपर में करके आना है, ठीक है। मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? तो ड्रिल मशीन आपको पता है छेद करने के लिए, होल करने के लिए काम आती है। अब एक गैंग ड्रिल मशीन, गैंग का मतलब उसमें जो ड्रिल लगा होता है, ड्रिल बिट लगे होते हैं, वो एक गैंग में लगे होते हैं, सीरियल वाइज लगे होते हैं, बराबर लगातार छेद करने वाले, ठीक है। तो एक ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? गैंग ड्रिल मशीन में लगातार छेद करने वाले, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको पता है कि गैंग का मतलब गैंग में ड्रिल होते लगे होते हैं, ज्यादा दो तीन चार पाए ऐसे लगे होते हैं, तो वो एक साथ ज्यादा छेद की कर सकते हैं हम किसी भी ऑपरेशन में। अगर हमें एक साथ छेद करने हैं तो कौन सी मशीन यूज करेंगे? गैंग ड्रिल मशीन। तो आपको ये पता होगा तो आप ऑप्शन कर आएंगे। तो उसमें ऑप्शन पहला है निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, ड्रिलिंग निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो क्रमिक में लगातार, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, तो ड्रिलिंग लगातार होती रहती है उससे, जो गैंग ड्रिल मशीन है उससे लगातार ड्रिलिंग होती रहती है, गैंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, ठीक है। तो इसमें एक ड्रिल लगे होते हैं सीरियल वाइज, कई ड्रिल लगे होते हैं गैंग ड्रिल मशीन में, ठीक है। ये एक साथ काम कर सकते हैं, ये लगातार क्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। यह हिस्सा अंग, यह हिस्सा कौन सा है? कौन सा है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? प्रोटेक्टर आप जानते हैं चांदा होता है, जिससे हम एंगल की जांच करते हैं, ठीक है। एंगल निकालते हैं कि कितना उस पर एंगल लिखा होता है, 0 से लेके 180 तक, ठीक है। जो प्रोटेक्टर होता है हमारा चांदा होता है। तो ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, इसमें स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है? तो इसमें एक वर्नियर बेवल डायल गेज लगा होता है, ठीक है। तो वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो अलग है सबसे डायल, जिसपे हम एंगल का हमें पता पड़ता है, ठीक है। वर्नियर बेवल जो प्रोटेक्टर होता है उसका अभिन्न जो हिस्सा है वो कौन सा है? वो डायल है। ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर आप पढ़ लेना किताब से, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि अभिन्न हिस्सा ये डायल होता है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपको सीबीटी एग्जाम में, निम्मी के हर बार आने वाले क्वेश्चन यही हैं। जॉब को फिनिश्ड
साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन हमारा, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जब हम जॉब बनाते हैं तो जॉब को लास्ट जब पोजीशन में जब फिनिश करना है, ठीक है, तो उसमें चमक लानी है, तो लास्ट में जो फाइल हम यूज करेंगे वो सेकंड कट फाइल होती है। कौन सी? सेकंड कट फाइल। लास्ट में जब हम लास्ट में फिनिश करते हैं जॉब को, चमक लाते हैं, मतलब जब समतल होने के बाद, ठीक है नहीं, तो कौन सी फाइल होगी? सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल। तो फाइल वाले चैप्टर में आप पढ़ लेना, सभी फाइलों के बारे में दे रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड कट फाइल होती कैसे है। ठीक है, तो जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए सेकंड कट फाइल का प्रयोग करते हैं। ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किस फाइल में समांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। तो समांतर किनारे के जो हमारी लंबाई में जो समांतर हमारी जो फाइल होती है वो लंबाई में समांतर होती है पूरी लंबाई में। ठीक है, तो फ्लैट फाइल होती है वो 1/3 हिस्सा उसका टेपर होता है। तो एक ऐसी फाइल है जो समांतर होती है पूरी लंबाई में, तो वो कौन सी फाइल है? वो हैंड फाइल। आंसर क्या होगा इसका? हैंड फाइल। कौन सी है? हैंड फाइल। इसे सेव पेज फाइल के नाम से भी जानते हैं, सेव पेज फाइल। ठीक है, तो हैंड फाइल का क्या होता है, जिसके पूरी लंबाई में समांतर होती है और इसका एक साइड में दांते नहीं होते हैं, जिससे दांते नहीं होते हैं, जब हम इसको चलाते हैं तो दूसरा भाग घिसे ना। इस वजह से सेफ एंड फाइल का प्रयोग कहाँ करते हैं कि जहाँ कॉर्नर वगैरह या जिसमें फाइल चलाई जाती है कॉर्नर वगैरह, दूसरा कोना घिसे नहीं, तो सेफ एंड फाइल का प्रयोग किया जाता है मटेरियल हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन, बेंच वाइज। कटर वाले बच्चे पढ़ते रहे अपना थ्योरी की किताब, ठीक है, तो आपको सब चीज समझ में आएगा कि बेंच वाइज होती क्या है, हैंड फाइल क्या होती है।
तो इन्हीं से वो क्वेश्चन, ये नमूने आपके किताब में से ही सब क्वेश्चन बने हैं। तो आप ये किताब भी पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चनों को भी लगाते रहिए, ठीक है। तो बेंच वाइज को बनाने की सामग्री या मटेरियल क्या है? तो बेंच वाइज जॉब को पकड़ने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए बेंच वाइज का वाइज क्या होती है? युक्ति होती है। वाइज क्या होती है? युक्ति होती है। बेंच में कसी होती है। कोई भी ऐसी साधन जो हमारे मतलब कार्य करने में सहायक हो, उसे हम वाइज कहते हैं, युक्ति कहते हैं। उस वाइज को हम बेंच पे कर देते तो क्या हो जाता है? बेंच वाइज हो जाता है। इसमें किसी जॉब को पकड़कर उस पर कई ऑपरेशन कर सकते हैं हम, फाइलिंग, हेक्साइंग, ड्रिलिंग। तो ये सारे ऑपरेशन बेंच वाइज पे एक बेंच फिटर करता है, ठीक है। तो तुम्हें अब इसी के बारे में पूछा कि बेंच वाइज को बनाने की सामग्री क्या है, मटेरियल क्या है, बेंच वाइज किससे बनाई जाती है? तो जितने भी बेंच वाइज जो हमारी बनती है वो कास्ट आयरन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? कास्ट आयरन से। तो इसका राइट आंसर आप याद कर लेना, ठीक है। ऑप्शन कहीं देगा 73 आपको क्या करके आना? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन बेंच वाइज का जो मटेरियल होता है वो कास्ट आयरन होता है। कास्ट आयरन से बेंच वाइज बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मार्किंग मीडिया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपके में, तभी आप उत्तर लगा पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो कि मार्क बेंच वाइज होती क्या है, कौन से मटेरियल से, तो आपको पता पड़ जाएगा 2-4 बार पढ़ोगे तो। अब कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। आपको पता है कि मार्किंग मीडिया का प्रयोग स्पष्ट लाइन दिखाई देने के लिए हम करते हैं कि जिससे हमें कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसको जो हम मार्किंग करेंगे वो आसानी से हमें दिखे सके, ठीक है। तो मीडिया का प्रयोग इसलिए किया जाता है। तो अब ये कह रहा क्वेश्चन, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार, तो मशीन से तैयार सतहों पर जब स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है, तो जब मशीन से कोई जॉब तैयार होके आ रहा है, इस पर हमें मार्किंग करनी है, तो कौन सा मार्किंग मीडिया हमें प्रयोग करना है? तो ये हम इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे। तो आज का राइट आंसर क्या होगा? प्रेसियन ब्लू। जो मशीन से जो तैयार, अब ये याद कर लेना है आपको, मशीन से जो भी तैयार सतह होंगी मशीन से, तो उसमें जो मार्किंग मीडिया यूज होगा वो प्रेसियन ब्लू होगा। प्रेसियन ब्लू, ये याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हर बार एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको याद कर लेना। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? देखो क्वेश्चन कह रहा है स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उद्देश्य है। तो एंगल प्लेट आपको पता होना चाहिए, जब थ्योरी पढ़ोगे तो एंगल प्लेट हमारी इस तरीका की होती है,
ठीक है। एंगल प्लेट हमारी ये इस तरीका की होती है, तो इसमें यहाँ स्लॉट बने रहते हैं, ठीक है। स्लॉट बने ये ऐसे एक लगे रहते हैं, रिप्स बगल में स्लॉट, ये इनको रिप्स बोला जाता है। ये मजबूती प्रदान करने के लिए होते हैं रिप्स, ये खांचे बने होते हैं स्लॉटेड एंगल प्लेट में, ये खांचे बने होते हैं, ये जॉब को पकड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो एंगल प्लेट का हम यूज प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हम जॉब को मार्किंग करते हैं, मार्किंग टेबल पर रखते हैं, तो सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का यूज होता है। इसमें जो ये बने होते हैं, जो खांचे जो स्लॉटेड कटे होते हैं, ये इससे क्यों कटे होते हैं, इससे हम जॉब को पकड़ सके आसानी से, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य पता पड़ जाएगा, ठीक है। जब एंगल प्लेट आप पढ़ लोगे तो उसमें जो स्लॉटेड कटे होते हैं उसमें क्या होता है, उनसे हम जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है स्लॉटों का क्या, कि हम जॉब को आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप नोट कर लो, ऑप्शन पढ़ लेना चारों पर, तुम्हें स्लॉट का मतलब पता पड़ जाएगा कि कहाँ प्रयोग होता है, इसका क्यों होता है, जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए। एक बार देखोगे तो किताब में आपको सब समझ में आ जाएगा। स्लॉट जॉब को पकड़ने के लिए प्रैक्टिकली जब हम करते हैं वर्कशॉप में, एंगल प्लेट को रख के जॉब के उसको बगल में सहारा देने के लिए मार्किंग की जाती है, तो सपोर्ट के लिए एंगल प्लेट यूज होता है, और उसमें ही जॉब को हम इन स्लॉटों में से पकड़ के जब मार्किंग करते हैं, ठीक है। नोट कर लो और फिर आगे चलते हैं। जो फिटर ट्रेड है उसमें आपको जॉब तैयार करना है, तो जितनी भी मशीनें हैं हमारी, ड्रिलिंग है, बेंच वाइस है, लेथ मशीन है, ठीक है, तो इनके संबंधित आपको जानकारी करते रहो। किसी भी जॉब को तैयार करने में जो व्यवस्थाएं की होती हैं काम करने की, फिटर में सारी क्या ये साधन जो भी हैं, हमें काम को जल्दी सही एक्यूरेसी में सही मानक पर तैयार करने के लिए ये सारी चीज हमें, जितनी भी मशीनें, टूल्स, उपकरण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है कि जल्दी से जल्दी समय में सही एक्यूरेसी में किसी जॉब को बनाने के लिए। राउंड बार के केंद्र को चिह्नित करने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है, किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है। तो कैलीपर आपने पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि राउंड बार अगर कोई हमारी गोल छड़ है, क्या है ये गोल छड़ है, तो इसका सेंटर निकालने के लिए कौन से कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। तो आप कैलीपर पढ़ेंगे तो आपको इनसाइड आउटसाइड कैलीपर, जैनी कैलीपर, ठीक है, तो और जैनी कैलीपर का ही एक दूसरा नाम ऑरले कैलीपर, तीसरा हेमोफ्रेटिक कैलीपर होता है, ठीक है। तो आप जो गोल रॉड का जो सेंटर निकालने के लिए क्या होता है, एक ऑरले कैलीपर का हम प्रयोग करते हैं, और एक टांग विषम होती है, ठीक है, छोटी होती है, मुड़ी हुई होती है, एक सीधी होती है। तो और इस साइड को इसमें लगा के और इसके आर्क बना के इस तरीका से इसका सेंटर निकाला जाता है।
तो राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? तो जेनी कैलिपर। आंसर क्या होगा इसका? जेनी। याद कर लेना, जेनी कैलिपर। इसे ऑडलैक कैलिपर भी बोलते हैं। किताब में पढ़ लेना, इसके सभी नाम आपको पता पड़ जाएगा। जेनी कैलिपर। दस डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों और कोण, जो खांचे कोण में होते हैं, 10 डिग्री से ऊपर के जो कोण में खांचे होते हैं, जो खांचे कोण में होते हैं, एंगल में होते हैं, उनको भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फाइल होती है हमारी नाइफ एज फाइल, क्योंकि वो भी एक चाकू के आकार की होती है, ठीक है, वो भी एंगल में होती है। तो इसको 10 डिग्री से ऊपर के जो संकीर्ण खांचे होते हैं, कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइफ एज फाइल का। किसका? नाइफ एज फाइल। चाकू के समान होती है, चाकू के। तो इसका उत्तर क्या होगा? नाइफ एज फाइल। नाइफ माने चाकू, नाइफ एज फाइल चाकू के आकार की होती है, ठीक है। जब आपसे क्वेश्चन पूछ ले 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। तो आपको उत्तर क्या लगा के आना है? नाइफ एज फाइल, जब 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे की बात की हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी का अगली वीडियो में हम बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है।